हेलो बच्चों, आप सभी बच्चों का देव क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपको केमिस्ट्री का सॉल्व पेपर 2019 के बारे में बताएंगे। 2020 के जो 7 सेट थे आपके पूरे हो चुके हैं और फिजिक्स के भी आपके 2020 के पूरे हो चुके हैं और 2019 के 3 सेट डल चुके हैं। आज वो भी पूरा हो जाएगा आपका, जो भी बाकी का बचा हुआ है। और 2019 से फिजिक्स का पूरा हो जाएगा, केमिस्ट्री का भी रह जाएगा। ठीक है, तो सभी बच्चे अनसॉल्व पेपर पूरा हल करें। पूरा सॉल्व पेपर आपको मिल रहा है, इसलिए आप बिल्कुल हल करने में वो ना करें। और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें ताकि सभी बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और क्योंकि अब 10 की क्लासें भी बंद हो गई हैं आपकी, अभी 15 तारीख तक आया है। हो सकता है कि कोरोना काल चल रहा है, आगे भी बंद हो सकती हैं। पेपर की डेट भी आपकी आ गई है, तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सभी को शेयर करें और आप लोग भी हल करें ज़रूर। कोशिश करें कि एक एक दिन में दो दो तीन तीन सेट करें, जैसे कि हम लोग डालते हैं आपको, तो हल करें। और जो नए बच्चे हों वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं क्या है। आज हम 2019 को बताने जा रहे हैं। और फिजिक्स का हल करना बिल्कुल ना भूलें, काफ़ी टैलेंटेड सर हैं और वो बहुत अच्छा समझाते हैं फिजिक्स के बारे में, सवाल से लेकर के जितने भी आपकी थ्योरी न्यूमेरिकल वगैरह और जो भी डेरिवेशन वगैरह हैं। इसलिए आप देखें ज़रूर उसको। ठीक है, चलिए देखते हैं केमिस्ट्री में क्या है। 2019 का पहला सेट है, अभी डाल रहे हैं। 2020 के आपके पूरे हो चुके हैं। 2019 का सेट पहला वीजे कोड वर्ड होता है ये आपका। देख लीजिएगा सॉल्व पेपर, जिसके पास है वो ठीक है, और जिसके पास नहीं है उसको लेने की भी ज़रूरत नहीं है। 50 रुपये खर्च करने की जरूरत नहीं। इसमें सारे प्रश्न सहित हम आपको देते हैं। दो खंड, पहला खंड होता है भौतिक विज्ञान और दूसरा खंड होता है रसायन विज्ञान, तीसरा खंड होता है जीव विज्ञान। तो तीसरा खंड अभी बाद में बताएंगे, क्योंकि हम सोच रहे हैं पहले दोनों पार्ट पूरे हो जाए, आपको भी ज़्यादा लोड ना हो और आराम से सारे अनसॉल्व पेपर हल हो जाए। चलिए पहला क्वेश्चन इसमें बहुविकल्पी पूछा गया है। देखिए तीन पूछते हैं इसमें। खंड ख में क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है। आप ये बताइए, जैसे किसी भी कपड़े में हल्दी लग जाती है, तो जैसे कपड़े धुलते हैं, निरमा आपका जो होता है ये क्षारीय होता है, इसमें कास्टिक सोडा मिला होता है। और आपकी जो साबुन होती है उसमें भी कास्टिक सोडा मिला होता है। कास्टिक सोडा क्षार होता है, जिसके कारण जब कपड़े धुलते हैं तो हल्दी का रंग कैसा हो जाता है, हल्का ब्राउन सा हो जाता है या फिर लाल सा हल्का। तो इसका ऑप्शन होगा भूरा लाल। कौन सा सही होगा? तीसरा नंबर, यानी भूरा लाल। ये तीसरा सही होगा इसका, क्योंकि पीला तो वो पहले रहता है जब धुलते हैं, तब नहीं होता, सूखने के बाद हल्का पीला हो जाएगा, लेकिन पहले जब धुलते हैं तो हल्दी का रंग भूरा लाल हो जाएगा, नारंगी नहीं होगा या पीला होगा, अपरिवर्तित रहता है, ये भी नहीं है। इसका रंग होगा भूरा लाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान है, यानी अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान क्या है? अम्ल मतलब होता है 7 से कम, तो यहाँ पर 6.2 भी दिया है, 5.2 भी दिया है। लेकिन अम्लीय वर्षा के जल का जो मान होता है वो आपका होता है 5.2। 6.2 भी नहीं है, और 7 से अधिक वाले आपके क्षार होते हैं। तो यहाँ पे आपका 5.2 होगा अम्लीय वर्षा जल का पीएच मान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है। 11 नंबर में पूछा गया है एस्टल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम। ये भी हमने आपको सबसे पहले बताया था, 2020 में भी कई सेट मिले थे, तब भी बताया था कि जब भी कोई आईयूपीएसी नाम पूछे सबसे पहले उसमें देखो क्या पूछ रहा है। समूह, अगर संरचना बनी है तो उसमें समूह देखो, अगर नाम से पूछ रहा है तो सबसे पहले देखिए कि इसका समूह होता क्या है। ठीक है, अब एसिटल्डिहाइड का समूह होता है CHO। एसिटल्डिहाइड में क्या लगाते हैं लास्ट में? अल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अल। तो यहाँ पे कंफ्यूजन करने वाली बात है कि दो में अल लगा हुआ है, एथेनल और मेथेनल, है कि नहीं? तो ये एथेनॉल जो आपका है ये अल्कोहल समूह का है, तो ये एथिल अल्कोहल का आईयूपीएसी नाम है एथेनॉल, तो ये आपका गलत है। और जो आपका ये प्रोपेनॉल है, ये आपका आईयूपीएसी नाम उस प्रोपेन का है, उसका सॉरी अल्कोहल समूह का ये भी है प्रोपेनॉल। और आपका बच्चा मेथेनल एथेनल, यहाँ पे एसिटल्डिहाइड कह रहा है। एसिटल्डिहाइड का मतलब
दो कार्बन वाला, दो कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। और ये फॉर्मल्डिहाइड होता है मेथेनॉल का। तो यहाँ पे एसिटल्डिहाइड कह रहा है, तो एसिटल्डिहाइड का होगा यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा एथेनॉल। ये आपका मेथेनॉल फॉर्मल्डिहाइड का होता है, तो रॉन्ग है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, दूसरा नंबर एथेनॉल। कोई भी बहुविकल्पी में तुक्का लगाने की कोशिश ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा हम ये इसीलिए आपको चारे ऑप्शन समझा रहे हैं, चारों ऑप्शन समझा रहे हैं ताकि सारी चीज़ें समझ में आ जाए आपको कि है क्या, चारों में क्या पूछ रहा है, क्या कर। सबसे पहले आप इसमें प्रश्न समझिए कि प्रश्न कह क्या रहा है। तुक्का ना मार दें कि पता चले कि आपको पता ही नहीं तो किसी नंबर में ठोक देते हैं। उसमें देखिए कि क्या पूछ रहा है, किस नंबर में क्या दिए हुए हैं, फिर लगाएं आप। चलिए देखिए, साबुन की सफाई प्रक्रिया को मिसेल अवधारणा के आधार पर समझाइए। साबुन की सफाई प्रक्रिया क्या है, मिसेल अवधारणा के आधार पर समझाना है इसको। अधिकांश साबुन की सफाई की प्रक्रिया, अधिकांश मैल तैलीय होते हैं। आप जानते हैं कि अगर कपड़े गंदे हो जाते हैं तो हमेशा थोड़ा सा ऐसा लगता है कि तेल सा लगा हुआ है, तैलीय होते हैं। अधिकांश मैल तैलीय होते हैं और तेल पानी में अघुलनशील होता है। तेल क्या पानी में घुल जाता है, नहीं घुलता। तेल पानी में क्या है, अघुलनशील होते हैं। और साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम व पोटेशियम लवण होते हैं। यानी क्या होते हैं, अणु साबुन के अणु जो होते हैं उसकी लंबी श्रृंखला होती है, कार्बोक्सिलिक अम्लों के माध्यम से सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन का आयनिक भाग जल में घुल जाता है, जबकि कार्बन श्रृंखला तेल में घुल जाती है। यानी साबुन का जो आयनिक भाग होता है वो जल में घुलता है और कार्बन श्रृंखला तेल में घुल जाती है। इस प्रकार से साबुन के अणु की मिश्रित संरचना तैयार करते हैं, जहाँ अणु का एक सिरा तेल कण की ओर होता है। अणु का एक सिरा कहाँ पे होता है, तेल कण की ओर, और दूसरा सिरा बाहर की आयनिक सिरा बाहर की ओर होता है। इस प्रकार से साबुन का मिश्रण मैल को पानी में घोलने में मदद करता है और हमारे कपड़े साफ हो जाते हैं। ये आपको मिश्रण संरचना बनी हुई है, ये चित्र। अब जो कपड़े धुलते हैं तो फेना निकलता है टेढ़ा मेढ़ा आकार का, वही मिश्रण संरचना है आपकी कि किस प्रकार से वो कपड़े धुलने के बाद फेना निकलता है। तो उसके क्योंकि सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं, तो ये देखिए चारों तरफ हमने बनाया हुआ है, ये सोडियम और ये जो आपका ये टेढ़ा मेढ़ा है, इस प्रकार से ये आपके साबुन के मिश्रण की संरचना है। और वो है, तो ये है जो आपको बाहरी सिरा होता है वो जलरागी सिरा, जिसे कह रहे थे जल का, सॉरी 1 मिनट, अभी आपको यहाँ बताया मिश्रण की संरचना तैयार करते हैं, जहाँ अणु का एक सिरा तेल के कण की ओर होता है। तो क्या है, जो तेल के कण की ओर है आपका, ये तेल की कण की ओर का सिरा है जलरागी सिरा, ठीक है। और आपका ये जो जल विरागी सिरा होता है, वो जल विरागी सिरा तेल की कण का होता है, ये आपका जो तेल की बूंद दिख रही है। और जो जलरागी सिरा होता है ये आपका आयनिक सिरा होता है। चलिए आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला पूछा गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसी का ख नंबर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की एक विधि एवं एक उपयोग को आवश्यक रासायनिक समीकरण देते हुए लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि देखेंगे। जिप्सम को 120 से 130 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। क्या बनता है, जब जिप्सम को 120 से 130 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। जैसे कि 2CaSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू 2H2, इसका ये जिप्सम का सूत्र ये होता है। हल करने के लिए आगे 2 लगाया गया है। फिर किसको, इसको 120 से 130 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे। फिर आगे बनेगा CaSO4 इंटू H2O प्लस 3H2 आपके बचे, क्योंकि 2 आगे लगा ना, तो 2 दूनी 4H2 है, इसलिए फिर 3H2 आगे निकाल देंगे। ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसको POP भी बोलते हैं, याद रखिएगा। कई बार प्रश्न में पूछ लेता है POP बनाने की विधि लिखिए, बच्चों को समझ में नहीं आता कि POP है क्या। प्लास्टर ऑफ पेरिस को ही POP बोलते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई, बहुत बच्चे कम हैं, और ज़्यादा संख्या बढ़ाएं, अभी बहुत कम बच्चे दिख रहे हैं।
चलिए अगला इसका इसी में अभी क्या कह रहा था, उपयोग भी पूछ रहा है। ये आपकी प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि रही। अब उपयोग देखते हैं क्या है। उपयोग है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग, समीकरण देते हुए कहा था ना, इसलिए समीकरण सहित बताएंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को प्लास्टर ऑफ पेरिस टूटी हुई हड्डियों को जोड़कर सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। कई बार देखा होगा जिससे हाथ या पैर की हड्डी टूट जाती है तो फिर प्लास्टर बनवाते हैं, तो ये प्लास्टर है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर किसमें उपयोग करते हैं, टूटी हुई हड्डियों को जोड़कर सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। अब इसका समीकरण होगा कि जिप्सम को जब हम जल के साथ क्रिया कराते हैं तो ठोस प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। ये CaSO4 का होल ट्वाइस H2O प्लस 3H2O, तो आपका यहाँ पे बन जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस C2CaSO4 इंटू 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका ये है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब जल के साथ गर्म करते हैं तो जिप्सम बन जाता है, जो कठोर प्रकार का बन जाता है, जो डॉक्टर को यूज में करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला है आघात वर्ध्यता तथा तन्यता। आघात वर्ध्यता तथा तन्यता को समझाते हुए लिखिए कि यह किस प्रकार के तत्वों का गुण है। तन्यता, चलो सो यहाँ पहले तन्यता लिख दिया है, कोई बात नहीं, दोनों चीज पूछ रहा है, घात वर्ध्यता और तन्यता। धातुओं को पतले तार के रूप में तन्यता का मतलब तार या खींचना, पतला, ठीक है। तन्यता का मतलब तार याद कर लीजिए तो तन्यता याद हो जाएगा अपने आप। धातुओं को पतले तार के रूप में खींचे जाने वाले गुण को तन्यता कहते हैं। यानी जो धातुओं को हम खींच करके पतले तार के रूप में बनाते हैं वो गुण तन्यता कहलाता है। ये गुण किस में पाया जाता है, सोने तथा चांदी में पाए जाते हैं। सोने और चांदी को ही पतले तार के रूप में बनाया जाता है, क्योंकि कितनी पतली पतली सी चीज़ें बनाई जाती हैं उसमें सोने से, इसलिए इन्हीं को खींच करके बनाया जाता है। अब आघात वर्ध्यता का मतलब क्या होता है। आघात वर्ध्यता का मतलब होता है कि धातुओं का वह गुण जिनको पीट कर पतली चादर बनाया जाता है, जिनको पीट करके तार बनाया जाता है वो तन्यता होता है, और जिनको पीट करके पतली चादर बनाया जाता है वो आपका आघात वर्ध्यता होता है। वो क्या कहलाते हैं, आघात वर्ध्यता कहलाते हैं। जैसे कि इसमें भी वही है, सोना चांदी लोहा कॉपर एल्युमिनियम इनकी भी चादर बनाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, जिंक धातु के सल्फाइड अयस्क से धातु निष्कर्षण का रासायनिक समीकरण देते हुए वर्णन कीजिए। रासायनिक समीकरण देते हुए वर्णन कीजिए। देखें, जिंक के सल्फाइड अयस्क वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर, यानी जिंक के सल्फाइड अयस्क को जब हम वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, और इसके पश्चात कार्बन जैसे अपचायक का उपयोग करके धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त की जाती है। यानी यहाँ पे धातु प्राप्त करना है, पहले हमको जिंक सल्फाइड से क्रिया करा करके क्या प्राप्त करना है, धातु निष्कर्षण का, यानी धातु प्राप्त करनी है। तो जिंक यानी ZnS से जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो जिंक ऑक्साइड और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। फिर यही क्रिया जब हम ZnO को कार्बन से कराएंगे, किससे कराएंगे, कार्बन से कराएंगे, तो आपका जिंक धातु प्राप्त होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी, जिंक धातु और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसी का ख नंबर पूछा गया है। एक उदाहरण देते हुए संक्षारण की व्याख्या कीजिए। एक उदाहरण देते हुए संक्षारण की व्याख्या कीजिए तथा संक्षारण से सुरक्षा के उपाय लिखें। यानी संक्षारण भी लिखना है, उदाहरण बताना है कि किसमें ऐसा होता है और इसके उपाय भी लिखना है। वायु व जल की उपस्थिति में धातु का धीरे धीरे क्षय होना संक्षारण कहलाता है। संक्षारण का मतलब क्या है, वायु व जल की उपस्थिति में धातु का धीरे धीरे क्षय होना यानी हानि होना
क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। यह एक संक्षारण क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे लोहे पर सॉरी यहाँ पर लगना लिख दिया वो क्या लगना है, ये लिखा लोहे पर जंग लगना, ये लोहे पर जंग लगना, पीतल व तांबे पर हरे धब्बों का बनना। अब देखते होंगे कि लोहे की वस्तुओं को अगर बाहर छोड़ देते हैं तो वायु की नमी में यानी वायु से क्रिया करके वो क्या करते हैं, उनमें जंग लग जाता है और ये फिर धीरे धीरे करके जंग जैसे लग जाएगी तो परत की परत बन करके टूट करके खराब हो जाती है। कोई भी वस्तु हो तो वो ये वायु से बहुत जल्दी क्रिया करता है। यही कह रहा है वायु की से और जल की उपस्थिति में, यानी अगर पानी पड़ रहा है और वायु से क्रिया करके यह लोहा हो या पीतल हो तांबा हो बहुत जल्दी क्रिया करता है। पीतल तांबे को भी आपने देखा होगा कि पीतल तांबे में हरे कलर के धब्बे पड़ जाते हैं पानी से जब क्रिया करता है, क्योंकि पीतल और तांबे में पानी डाला जाता है तो ये हरे कलर के धब्बे पड़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसका उपाय क्या है कि कैसे इसको ठीक करें। संक्षारण से सुरक्षा के उपाय क्या क्या हैं? लोहे की वस्तुओं पर पेंट करके, यानी जो लोहे की वस्तुएं हैं आपके दरवाजे वगैरह होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो लोग पेंट करते हैं कि नहीं, लोहे की वस्तुओं पर पेंट करके, तेल लगा करके, ग्रीस लगा करके और विद्युत लेपन से, विद्युत लेपन का मतलब क्रोमियम सल्फेट वगैरह ये आते हैं हैं धातु में, उनसे विद्युत लेपन तैयार किया जाता है जो कि लगाया जाता है किनमें, लोहे की वस्तुओं में। ठीक है, तो ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्या है और एसिटिक अम्ल की 4 अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। यानी ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्या है? एसिटिक अम्ल को ही ग्लेशियल एसिटिक अम्ल बोलते हैं, यानी एथिनोइक अम्ल जो आपका है इसका नाम, तो इसी को ही ग्लेशियल अम्ल बोलते हैं। लेकिन कंफ्यूजन करने वाला प्रश्न देखिए पूछ लिया ना कि ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्या है। एसिटिक अम्ल की 4 अभिक्रिया की समीकरण भी लिखना है। ये आपका 7 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। ग्लेशियल एसिटिक अम्ल, एथेनोइक अम्ल को ही ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक 29 डिग्री केल्विन होता है। कितना होता है? 29 डिग्री केल्विन होता है और शीतकाल में यह जम जाता है। इस कारण इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लेशियल एसिटिक अम्ल, यानी जब इसको ठंडा करने पर शीतकाल में यह जमा हुआ होता है उसीलिए उसको क्या कहते हैं? ग्लेशियल एसिटिक अम्ल। अतः एथेनोइक अम्ल का साधारण नाम होता है क्या? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया देख लिया, यानी ठंडा करने पर जो जम जाता है वही ग्लेशियल एसिटिक अम्ल होता है। गर्म करने पर नहीं, शीतकाल में ठंडा करने पर जमने की क्रिया क्या कहलाती है? ग्लेशियल एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया देखेंगे। एसिटिक अम्ल सोडियम से क्रिया करता है। एसिटिक अम्ल जब सोडियम से क्रिया करके सोडियम एथेनोएट बनाता है, क्या बनाता है? सोडियम एथेनोएट बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है आपका CH3COOH और सोडियम का होता है Na। ये तो हमने जो 2 लगाया है आपका, ये हल करने के लिए लगाया है, दोनों तरफ की बैलेंसी पूरी करने के लिए लगाया है। ठीक है, CH3COOH प्लस 2Na, तो क्योंकि यहाँ पे CH3COO Na अकेले नहीं आ सकता था इसलिए यहाँ पे आगे लगाएंगे 2, तो क्या बनेगा? ये है सोडियम एथेनोएट भी इसको बोलते हैं और इसी को सोडियम एसीटेट भी बोलते हैं। याद रखिएगा, इनके नाम नोट करते जाइएगा, बता रहे हैं। CH3COONA होता है सोडियम एसीटेट प्लस H2 आपका हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, जब लास्ट में कोई गैस बनती है तो ये आप ऊपर का तीर के निशान लगा सकते हैं। दूसरा नंबर है सोडियम कार्बोनेट से क्रिया। जब एसिटिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करता है तो क्या बनता है? सोडियम एथेनोएट लवण बनता है। CH3COOH किससे? ये सॉरी एसिटिक अम्ल है और सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3। जब इससे क्रिया करता है तो क्या बनेगा? ये सोडियम एथेनोएट या इसी को सोडियम एसीटेट भी कहते हैं। जो आपका भी ऊपर बना है वही है सोडियम एथेनोएट, ये सोडियम एसीटेट और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें जल बनेगा। ठीक है, तो Na2 यहाँ भी लगा है और यहाँ भी लगा है तो उसी प्रकार से बन जाएगा 2CH3COONA प्लस CO2 प्लस H2O। लास्ट में आपका जल बनेगा इसमें, क्योंकि जब धावन सोडा है, ये धावन सोडा से क्रिया करेगा तो जल की मात्रा होती है इसमें। ठीक है, चलिए अगला नंबर देखते हैं। 2 नंबर आपके हो गए, 4 अभिक्रियाएं पूछ रहा था। तीसरा देखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है तब क्या बनता है? सोडियम एसीटेट बनता है। इसमें भी सोडियम एसीटेट ही बनेगा और जल की मात्रा होगी।
CH3COOH जब कास्टिक सोडा से क्रिया करता है तो क्या बनेगा, CH3COO Na+H2O, सीधे सीधे CH3COO और यहाँ का Na और बाद में एक हाइड्रोजन ये, तो H2 और ये एक बीच में जल बन रहा है, O बच रहा है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं H2O। ठीक है। चौथी अभिक्रिया है NaSCO3 के साथ करिए, यानी सोडियम बाई कार्बोनेट से अभिक्रिया। NaSCO3 का नाम होता है सोडियम बाई कार्बोनेट, इसी को बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, खाने का सोडा। ठीक है। तो NaSCO3 के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, सोडियम एसीटेट। इसमें भी सोडियम एसीटेट, ये ज़्यादातर सोडियम एसीटेट ही बनाता है, ये किसी से भी क्रिया करता है तो सोडियम एसीटेट तथा जल CO2 गैस बनाएगा। CH3COOH प्लस NaSCO3 जब क्रिया कराएंगे तो CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है। ये आपकी हो गई 4 अभिक्रियाएं। इसमें 4 अभिक्रियाएं पूछे था, और ग्लेशियल एसिटिक अम्ल किसे कहते हैं ये आपको पहले ही बता दिया। 4 अभिक्रियाएं हो गई। इसमें आप एक अथवा भी दिए होता है, क्या है, एक अथवा दिए होता है। चलिए अथवा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका, एथिल एल्कोहल की अभी आप लोग एस्टिक अम्ल का कर रहे थे, इसी में एथेनोइक अम्ल, वो एथिल एल्कोहल भी एथेनॉल जिसे बोलते हैं। एथिल एल्कोहल की 4 अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए और इसके 3 उपयोगों को भी लिखिए। यानी अभी उसमें 4 समीकरण उसमें पूछ रहा था, 4 समीकरण अब एथिल एल्कोहल के देखेंगे। एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया है, सोडियम से क्रिया एथिल एल्कोहल भी करता है। सोडियम से क्रिया करके सोडियम एथॉक्साइड तथा H2 गैस बनाता है। सोडियम से क्रिया करने पर क्या बनाता है, सोडियम एथॉक्साइड, उसमें सोडियम एसीटेट बनता है, ये सोडियम एथेनॉइड जिसे कहते हैं, और यहाँ पे बनेगा सोडियम एथॉक्साइड। जब ये C2H5OH एथिल एल्कोहल है, हमको किसकी अभिक्रिया लिखनी है, एथिल एल्कोहल की, तो सबसे पहले एथिल एल्कोहल का सूत्र लिखेंगे, किससे करा रहे हैं, सोडियम से, तो सोडियम का लिखेंगे। आगे 2 लगाया है क्योंकि एक यानी होता नहीं है, फिर एक हाइड्रोजन आपका बचेगा तो हल नहीं हो रहा है, इसलिए आपको आगे 2 लगाना पड़ेगा। तो 2C2H5 यानी ये होता है आपका सोडियम एथॉक्साइड, ओ लगा है बीच में, इसको लिए इसको क्या कहेंगे, सोडियम एथॉक्साइड, और प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी। दूसरी अभिक्रिया है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करते हैं तो क्या बनेगा, जब सांद्र H2SO4 की अधिक में गर्म करने पर एथेन गैस बनता है। कौन सी गैस बनती है, एथेन। सिर्फ एथिल को यहाँ पे उसकी उपस्थिति दिखाना है, H2SO4 के साथ नहीं कराना, उसकी उपस्थिति दिखाना है। C2H5 को जब गर्म करेंगे, कंसनट्रेट H2SO4, कंसनट्रेट का मतलब होता है सांद्र। ठीक है। तो सांद्र की जगह आप CONC भी लिख सकते हैं, शॉर्टकट में लिखते हैं इसको CONC। कंसनट्रेट मीन्स होता है सांद्र। ठीक है। और अगर तनु देता है तो तनु को बोलते हैं डाइल्यूट, तो DIL लिख सकते हैं उसमें ऊपर, जरूरी नहीं कि ये आप लिखें जब H2SO4 लिख रहे हैं। ठीक है। तो इसको जहाँ ये आगे आपका बना एथिलीन C2H2, क्या बना यहाँ पे, एथिलीन बन रहा है। C2H5OH, जस्ट 1 मिनट, 4 1 हाइड्रोजन 2, यस सही है, आपका राइट है। यहाँ पे एथिलीन बनेगा, क्या बनेगा यहाँ पे, एथिलीन। इसको C2H4 भी लिख सकते हैं आप। ठीक है। डबल बॉन्ड लगा हुआ है और प्लस आगे बन जाएगा H2O। क्लोरीन से क्रिया करने पर क्या बनेगा, क्लोरीन से क्रिया करके Cl2 से क्रिया करके एस्टल्डिहाइड तथा एस्टल्डिहाइड Cl2 से अधिकता से क्रिया करके CCl3CHO बनाता है, यानी कार्बन ट्राइक्लोराइड एल्डिहाइड, कार्बन ट्राइक्लोराइड एल्डिहाइड। तो इसकी 2 बार क्रिया होती है, पहले कराएंगे अभी क्रिया क्लोरीन से तो बनेगा एस्टल्डिहाइड, फिर एस्टल्डिहाइड की क्रिया कराएंगे तो बनेगा आपका कार्बन ट्राइक्लोराइड एल्डिहाइड, ट्राइक्लोराइड एल्डिहाइड। ठीक है। तो जब इसकी क्रिया कराएंगे तो CH3CH2OH,
CH2CH3OH, इसको भी हम एथेनॉल को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसका ये संघनित संरचना है इसकी। CH3CH2 होती है आपकी, अगर CH3CH2 को जोड़ देंगे तो C2H5 बन जाएगा, और OH जब क्लोरीन से क्रिया करेगा तो बनेगा CH3CHO। ये आपका है एस्टल्डिहाइड, और प्लस 2HCl बचेगा। क्या बचेगा? 2HCl। जब एस्टल्डिहाइड को क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? कार्बन ट्राइक्लोराइड। ये आपका CCl3CHO है जो, तो कार्बन ट्राइक्लोराइड है। ठीक है, आप इसका नाम नोट करें, ये क्योंकि थोड़ा सा बड़ा सूत्र है तो आप कंफ्यूज ना हो इसमें। तुरंत नाम नोट करिए और शेयर करिए भाई, बहुत बच्चे कम हैं, शेयर करिए। और जो नए बच्चे हों वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे कि कर नहीं रहे हैं अनसॉल्व पेपर, बहुत कम संख्या दिख रही है अभी। CCl3CHO बनता है और लास्ट में आपका 3HCl बनेगा। ठीक है, चौथा है हैलोजन अम्ल से क्रिया करता है। किससे? हैलोजन अम्ल से। हैलोजन अम्लों से अब क्रिया करने पर एथिल हैलाइड बनता है। क्या बनता है? एथिल हैलाइड। C2H5OH प्लस HCl, यानी हैलोजन सी अम्ल हो गया, Cl लगा हुआ है, तो कौन सा अम्ल है? हैलोजन अम्ल है। हैलोजन तत्व होता है ना क्लोरीन, इसीलिए इसमें क्या कहा गया? हैलोजन अम्ल। जब इसमें क्रिया करता है तो क्या बनेगा? एथिल हैलाइड, मतलब कि Cl हैलाइड हो गया तत्व, तो आपका हो जाएगा C2H5 यानी एथिल क्लोराइड प्लस H2O। इसके उपयोग देख लेते हैं क्या है। उपयोग 3 पूछे था। टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक आदि बनाने में किया जाता है। टिंचर होता है ये, टिंचर, ये आपका उपयोग किया जाता है दवाइयों में। टिंचर आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक आदि बनाने में किया जाता है। दूसरा, इसकी थोड़ी मात्रा पीने से नशा आ जाता है। अल्कोहल आपकी शराब ही होती है, उसको थोड़ी सी मात्रा में पीने में क्या होता है? नशा आ जाता है। तीसरा है, इसका उपयोग अस्पतालों में घावों, ये घाव लिखा है, ठीक है, ये इसका उपयोग अस्पतालों, घावों तथा सिरेंजों को बनाने के लिए किया जाता है। ये आपके सारा अनसॉल्व पेपर हल हो चुका है। और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।